आप देख रहे हैं आवाज समाचार और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे स्टॉक मार्केट अपडेट के साथ। आज ग्लोबल संकेत खराब थे जिसकी वजह से बाजार का मूड बिगड़ता हुआ दिखा। सेंसेक्स निफ्टी दिन भर प्रेशर में ही रहे और आखिर में 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 677 अंक गिरकर 65,783 पर बंद हुआ। निफ्टी 207 अंक गिरकर 19,527 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा बिकवाली पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स में थी, मेटल एनर्जी स्टॉक्स में रही। ऑटो, बैंकिंग, रियल्टी स्टॉक्स पर भी दबाव आज अच्छा खासा देखने को मिला। तो आज का सेशन कमजोर सेशन था, चौतरफा गिरावट हम देख रहे थे। ना ही सिर्फ दिग्गजों में बल्कि छोटे मझोले स्टॉक्स में भी मार्केट की ब्रेथ भी देखेंगे तो लगभग 2200 स्टॉक जो कि गिरकर बंद हुए, 750 स्टॉक जो कि तेजी के साथ हुए हैं बंद, लेकिन सभी सेक्टर्स लाल निशान में रहे। सुमित मेहरोत्रा और अपडेट के साथ हमारे साथ मौजूद है। सुमित, आज तो बाजार में भारी गिरावट का मूड रहा और क्यों मूड बिगड़ा इतना आज मार्केट का, क्या की हाइलाइट्स रही? देखिए, वो एक जो अमेरिकन डाउनग्रेड क्या अपडेट शुरू हुआ फिच की तरफ से, वहीं से ही ये सेंटिमेंट बैठा। रादर आप ये भी कह सकते हैं कि बाजार क्योंकि एक तरफा चाल दिखा चुका था तो थोड़ा एक रीज़न ढूंढ रहा था, कोई भी ऐसा रीज़न जिसकी वजह से थोड़ा हल्का होता हुआ दिखाई पड़े, और वो रीज़न आज उसे मिला भी, जिसके दम पर मार्केट्स में सेल ऑफ हुआ, थोड़ा सा बिकवाली आई। जानकार जो एक 19,500 का लेवल मान रहे थे वो लेवल भी देखने को मिला इंट्राडे में, क्लोजिंग भी उसके ऊपर आते हुए दिखाई पड़ी। सभी इंडिसीज में बिकवाली रही आज। मिड कैप स्मॉल कैप में प्रेशर रहा और जिसका इम्पैक्ट रहा कि पूरे मार्केट्स के अंदर ब्रॉडर बेस सेल ऑफ आते हुए दिखाई पड़े। कम बिकवाली अगर आप कहेंगे तो थोड़ी बहुत आईटी में थी, थोड़ा रेजिलियंस था वहां पर, लेकिन मेजरली सभी सेक्टर्स में बिकवाली थी। मेटल लीड कर रहे थे इस बिकवाली को, तेज बिकवाली वहां थी। ऑटो, बैंकिंग, रियल्टी, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर सबसे ज़्यादा प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा और स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज आज भी कामकाज कर रही थी, लेकिन इंट्राडे में बिकवाली कहीं ज़्यादा थी। 1000 अंकों के आसपास तक का फॉल एक समय में निफ्टी बैंक को देखने को मिला, लेकिन लास्टली आते आते स्लाइटली रिकवरी या स्लाइटली अपटिक्स के बाद मार्केट एक डीप कट के साथ आज बंद होते हुए दिखाई पड़े। लेकिन यही दो बातें हैं कि एक तो बाजार ऑलरेडी बढ़िया हीटअप था तो थोड़ा रीजन भी ढूंढ रहा था हल्का होने का, तो रीजन आज मिलते मार्केट में एक बड़ा सेल ऑफ आता हुआ दिखाई पड़ा। स्टॉक और सेक्टर्स देखे सुमित, तो सबसे ज्यादा गिरावट का एक्शन किधर था? पहले अगर निफ्टी के कुछ गेनर्स की बात किया तो आज गेनर तो थे लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी तेजी नहीं आप उम्मीद लगा सकते। तो डीवी स्लैब 1.5% ऊपर 3690 के जोन से बंद हुआ। नेस्ले 1.25% ऊपर, एचयूएल 1% और एशियन पेंट, यानी कुछ हद तक फार्मा और एफएमसीजी ने मार्केट को सपोर्ट दिया। बिकवाली थी सबसे ज्यादा हीरो मोटोकॉर्प में लगातार दूसरा दिन, जबकि 4% टूटा। टाटा स्टील करीब 3.5% बिकवाली, टाटा मोटर 3.5% नीचे और बजाज फिनसर्व 3% के आसपास बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में आज चला रतन इंडिया एंटरप्राइजेस 7% ऊपर, इंडिया बुल्स हाउसिंग 5.5% ऊपर, जीएम फाइनेंशियल और बीईएमएल जहां पर खरीदारी देखने को मिली। मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में रेडिंगटन नंबर्स का इंपैक्ट 11% टूटा, एनएचपीसी 5%, आईआईएफएल फाइनेंस करीब 5%, एमएमटीसी रफली 5% बिकवाली यहां तो दिखाई पड़ी। पीएसयू बैंकिंग बास्केट में प्रेशर था तो केनरा बैंक 4%, पंजाब एंड सिंध 3%, बैंक ऑफ बड़ौदा 3% और पीएनबी करीब 3% बिकवाली आज के सत्र में यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। शुक्रिया सुमित ये पूरा अपडेट देने के लिए। और जैसे सुमित ने बताया भी शुरुआत में कि जो रेटिंग एजेंसी फिच है उसने अमेरिका की सॉवरेन डेट की रेटिंग AAA से घटाकर AA+ कर दी है, जिसके बाद से बाजार में तेजी से गिरावट देखने को मिली। आखिर क्यों लिया गया ये फैसला और क्या है इसके इम्प्लीकेशंस, बताने के लिए हमारे साथ है नीरज वाजपेयी। नीरज, पहले तो ये बताइए कि ये क्या फैसला लिया गया है, क्यों ये डिसीजन लिया गया है और क्या इम्प्लीकेशंस इसके मार्केट्स पर देखने को मिल सकते हैं? रेटिंग एजेंसी फिच ने अमेरिका के बॉन्ड की रेटिंग एक नॉच नीचे कम कर दी, यानी एक पायदान घटा दिया है। पहले जो AAA थी उसको घटाकर AA+ कर दिया है। फिच ने ऐसा क्यों किया है? फिच ने दो कारण बताए हैं। एक, उसने बताया कि सरकार का जो कर्ज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, 139% डेट टू जीडीपी है उसकी वजह से। और दूसरा, उनको ये लगता है कि सरकार का जो गवर्नेंस मॉडल है वो थोड़ा थोड़ा इरोड हो रहा है, यानी जिस तरीके से सरकार मैनेज कर रही इकोनॉमी को उससे वो संतुष्ट नहीं है। इसलिए इन दो कारणों की वजह से उन्होंने इसको डाउनग्रेड किया है। इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि सरकार अब अगर इसको बहुत सीरियसली लेती है, उसके कदम उठाएगी, तो फिर उनको अपनी बैलेंस शीट कम करनी पड़ेगी, डेट थोड़ा कम करना पड़ेगा, हो सकता है ब्याज दरें और ज़्यादा इसमें बढ़ती हुई दिखे, तब जाके ये चीज़ सुधरेगी। लेकिन इसको बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आलोचना कर रहे हैं इसकी। उसमें बहुत सारे नोबेल पुरस्कार विजेता पॉल क्रुगमैन शामिल है, उसमें मोहम्मद अल एरियन शामिल है। ये सब का ये कहना है कि फिच ने जो तरीका अपनाया है, जिस तरीके से ये रेटिंग डाउनग्रेड की है, वो सही नहीं है, क्योंकि ये कई पैमानों पे खरी नहीं उतरती है, बहुत एब्सर्ड है, ये पहेली जैसी लगती है। और कुछ का तो ये भी कहना है कि उन्होंने अपने ही मानकों को पूरा नहीं किया है,
इसलिए इस रेटिंग को बहुत सीरियसली वो नहीं ले रहे हैं। सरकार की आलोचना अपनी जगह है, लेकिन जब इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट इसकी आलोचना करते हैं तो कई सवाल खड़े होते हैं। इसमें मूडीज एनालिटिक्स के भी लोग शामिल हैं जिनका मानना है कि इसमें कोई तथ्य नहीं है। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पिछले 3 महीनों में अगर आप देखें तो यूएस की इकोनॉमी में बहुत बड़े चेंजेस आए हैं। इन्फ्लेशन घट के 3% पे आ गया है। पीसी इन्फ्लेशन भी 4% से नीचे आता हुआ दिख रहा है। इसके साथ ही जीडीपी में ग्रोथ 2.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर है। तो सरकार के जो प्रयास थे उसकी वजह से इकोनॉमी में एक बहुत बढ़िया मूवमेंट बनता हुआ दिख रहा है। इसलिए उनका कहना है कि हम सहमत नहीं है इस रेटिंग डाउनग्रेड से, क्योंकि इकोनॉमी रिवाइव कर रही है और कोई हार्ड लैंडिंग की संभावना नहीं है। तो इसको मिले जुले रुख में आपको देखना चाहिए, लेकिन निश्चित तौर पर अगर एक रेटिंग घटाई गई है तो इसका कुछ ना कुछ असर आपको यूएस इकोनॉमी में और दुनिया भर के बाजारों में देखना पड़ेगा। सबसे बड़ा असर करेंसी को लेकर के होगा, फ्लक्चुएशन होगा। इसीलिए यूएस की बॉन्ड यील्ड 4% से ऊपर निकल गई है। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की मैं बात कर रहा हूं, और साथ ही डॉलर इंडेक्स में भी तेजी देखने को मिल रही है। रिपरकशंस एशिया में भी होंगे। येन डॉलर के अगेंस्ट मजबूत हुआ है और इसका असर भारतीय करेंसी पे भी पड़ सकता है। हम सबको देखना होगा कि किस तरह का असर आने वाले दिनों में होगा, क्योंकि जब 2011 में एसएनपी ने डाउनग्रेड किया था तो उसका असर करीब 1 महीने तक रहा था, उसके बाद नॉर्मलसी लौटी थी। लेकिन इक्विटी मार्केट्स के लोगों को बहुत ज्यादा इससे चिंता या डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेटिंग हमेशा पीछे के आंकड़ों पे दी जाती है जो बीत चुके होते हैं। शुक्रिया नीरज जी डिटेल्स बताने के लिए कि क्या इसकी रेलेवेंस है, क्या असर मार्केट पर होगा, या फिर क्यों आज मार्केट इतने टूटते हुए दिखाई दिए हैं। आगे बढ़ेंगे और अब लेकर आते हैं नूह से जुड़ी हुई अपडेट। दरअसल हरियाणा के मेवात में हिंसा के बाद पूरे इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। हरियाणा पुलिस के मुताबिक कल से कोई वारदात नहीं हुई है और हिंसा के मामले में अब तक 41 FIR दर्ज किए गए हैं। 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 90 लोग हिरासत में ले लिए गए हैं। गुरुग्राम मस्जिद पर हमले के अलावा सोहना और बादशाहपुर में जो आगजनी हुई थी, इन सभी जगहों पर कार्रवाई की जा रही है। इधर गुरुग्राम के सांसद इंद्रजीत सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर उन्हें घटना के और हालात के बारे में जानकारी दी। इस बीच मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अभी तक की जानकारी में 6 लोगों की मृत्यु हुई है, 2 होमगार्ड के लोग हैं, 4 सिविलियंस हैं और अनेकों घायल हुए हैं, जो नल्लड़ हॉस्पिटल में, मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम में, अन्य अस्पतालों में दाखिल हैं, जिनकी देखरेख उपचार किया जा रहा है। और पुलिस की जो 30 कंपनीज हरियाणा की और 20 अन्य कंपनी जो केंद्रीय सुरक्षा बलों की हमको मिली थी, जिनमें से 20 में से 3 हमने पलवल में, 2 गुरुग्राम में, 1 फरीदाबाद में और 14 जो कंपनीज हैं वो नूह जिले में डिप्लॉय की गई हैं। और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने हिंसा को अमन चैन खत्म करने वाला बताते हुए दोषियों पर सख्त एक्शन की बात कही है। यादन हमें करनी थी, उसको पूरा टाइट कर दिया गया है, क्योंकि जो आयोजक थे कल की यात्रा के, उनने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया। कहीं ना कहीं उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना कल हुई। मैं तो आपके माध्यम से भी सबसे यही आग्रह विनती करूँगा कि अमन शांति बना के रखें। हमारे प्रदेश में आज तक के इतिहास में ऐसी घटना नहीं हुई। जिन लोगों ने इस घटना को आगे उकसाकर बढ़ने का काम किया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। और दिल्ली एनसीआर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के प्रदर्शनों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार सुनिश्चित करे कि कोई हिंसा नहीं हो और किसी तरह की हेट स्पीच ना हो। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई अब 4 अगस्त को करेगी। डिटेल ले लेते हैं असीम से। असीम, बताइए। देखिए, हरियाणा के नूह और मेवात में जो हिंसा हो रही है उसके खिलाफ वीएचपी और बजरंग दल दिल्ली एनसीआर के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि जितनी भी रैली, सभाएं या प्रदर्शन हो रहे हैं उनके ऊपर रोक लगाई जाए, खासतौर पर कि यहाँ पर हेट स्पीच की जा रही है, लोगों को भड़काया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए अधिकारियों और सरकार को निर्देश दिए कि आप सुनिश्चित करें कि यहाँ पर किसी भी तरह की हिंसा ना हो, सुरक्षा बलों की मात्रा को बढ़ाया जाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, पूरी
सभी सभाओं की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए और जो सुप्रीम कोर्ट की हेट स्पीच को लेकर के गाइडलाइंस है उसका पालन करवाया जाए। खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि किसी भी तरह की हिंसा न होनी पाए। खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अब दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, हरियाणा और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया और अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई शुक्रवार को करेगा। शुक्रिया असीमी डिटेल्स बताने के लिए। और आजकल लोग कहीं भी किसी का भी वीडियो बनाने लगते हैं, कभी कभी ऐसे वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग भी होती है। क्या है आपकी प्राइवेसी के हक और कहां कर सकते हैं शिकायत? आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर करेंगे खास चर्चा शाम 5:57 पर। और मणिपुर में हिंसा के मुद्दे को लेकर आज विपक्षी दलों के 31 सांसदों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। विपक्षी सांसदों ने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा है। विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति को मणिपुर के मौजूदा हालात और वहां हो रही घटनाओं के बारे में बताया। खासतौर पर महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में राष्ट्रपति को अवगत कराया। विपक्ष की मांग है कि मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में सवालों के जवाब दें। राष्ट्रपति जी से हम मिले और मणिपुर में जो घटनाएं घट रही है उसके बारे में जो वहाँ एक इंडिया गठबंधन के लोग 21 लोग डेलीगेशन में गए थे। उन्होंने कहा ये जो आपका मेमोरेंडम है मैं इसके बारे में सोचूंगी। और हंगामे की वजह से आज लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा नहीं हो पाई। इस बीच सांसदों के रवैये से नाराज ओम बिरला ने स्पीकर की कुर्सी पर बैठने से इनकार कर दिया। उधर विपक्ष के बहिष्कार के बीच राज्यसभा में कामकाज जारी है। और पार्लियामेंट की कार्रवाई पर और डिटेल्स के साथ लक्ष्मण रॉय हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए लक्ष्मण। दरअसल आज की कार्रवाई संसद की काफी महत्वपूर्ण थी। इस पर कल से ही सबकी नजरें टिकी हुई थी। अब वजह थी दिल्ली अध्यादेश से जुड़े हुए बिल को सरकार पारित कराना चाहती थी आज के दिन, और आज इस पर चर्चा होनी थी। लेकिन जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे शुरू हुई तो हैरानी की बात यह थी कि आमतौर पर जहां विपक्षी सांसद हंगामा करते हैं, लेकिन 2 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सांसदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि कुछ ही मिनटों बाद लोकसभा पे की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। यानी दिल्ली अध्यादेश के बिल पर आज न तो चर्चा हुई और जाहिर तौर पर यह बिल आज पारित नहीं हो पाया। अब देखना है कल सरकार इस पर अपनी क्या रणनीति अपनाती है, किस तरीके से पारित कराती है और क्या कल कितना बहस हो पाता है इसके ऊपर। लेकिन एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम आज ये हुआ कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपनी कुर्सी पर बैठने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि सांसदों के रवैये से बहुत ज्यादा आहत हैं और जब तक कि हालात सामान्य नहीं होते, सदन में सुचारू कामकाज नहीं होता, तब तक वो अपनी कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। ये भी बहुत कम ऐसे देखने को मिलते हैं, ऐसी घटना जो आज देखने को मिली। लेकिन उससे पहले सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच नोकझोंक समय समय पर होता रहा। लोकसभा की कार्रवाई बार बार स्थगित करनी पड़ी, लेकिन 2 बजे के बाद हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। जहां तक की बात है राज्यसभा की, तो राज्यसभा में वहां भी हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच सरकार अपना कामकाज आगे बढ़ाना शुरू की तो विपक्षी सांसदों ने बहिष्कार कर दिया। विपक्षी सांसदों के बहिष्कार के बावजूद वहां पे कामकाज शुरू रहा। लोकसभा में जिन जिन बिल को पारित कर लिया गया है उन बिल को राज्यसभा से पारित करने का सिलसिला जारी रहा। लेकिन अब सबकी निगाहें रहेंगी कल की कार्रवाई पे, कल आखिर सरकार क्या रणनीति अपनाती है दिल्ली अध्यादेश से जुड़े बिल को लेकर के। शुक्रिया लक्ष्मण आपका डिटेल्स बताने के लिए। और दिल्ली सेवा बिल पर जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस, नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने मोदी सरकार का समर्थन करने का फैसला किया है। इससे आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है क्योंकि वो इस बिल को राज्यसभा में रोकने की रणनीति बना रही थी। अब आम आदमी पार्टी इन पार्टियों पर निशाना साध रही है। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। राज्य सरकार को की शक्तियों को ध्वस्त करने वाले कानून को सिर्फ दिल्ली के परिप्रेक्ष्य से नहीं देखना चाहिए। अगर ये कानून और ये प्रयोग दिल्ली में सफल हो गया, भाजपा इसे दिल्ली में लागू करने में सफल हो गई, तो फिर ये देश के तमाम गैर भाजपा राज्यों में लागू किया जाएगा। बोलो ना।
और दिल्ली का बॉस कौन है और क्यों छिड़ा है दिल्ली सेवा बिल पर घमासान, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को लेकर कई अहम फैसले किए जा सकते हैं। बैठक में क्या खास होना है, डिटेल्स ले लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। बताइए आलोक। बिल्कुल, देखिए जो बैठक जो आज होने वाली है शुरू हो चुकी है और इसमें जो मेन मुद्दा है वो विदेशी ई गेमिंग कंपनियां हैं, जो विदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां हैं उन पर सख्ती करने का है। दरअसल अभी तक जो ऑनलाइन विदेशी कंपनियां हैं वो बहुत ज्यादा यहाँ पर करीब 10 बिलियन डॉलर का कमाई कर रही है, लेकिन उस पर कोई टैक्स नहीं दे रही। तो सरकार चाहती है कि उन पर टैक्स लगाया जाए। 28% जो सभी के लिए टैक्स पिछली जीएसटी काउंसिल में लगा था वो सब पे इम्प्लीमेंट होगा। तो इसके लिए कई तरह के उपाय यहाँ किए जाएंगे। इसके अलावा जो पिछली जीएसटी काउंसिल की बैठक में 28% को लेकर तय हुआ था, उस पर जो फेस वैल्यू है उसको लेकर सरकार क्लैरिफिकेशन ला सकती है कि आखिर फेस वैल्यू हम किसे मानेंगे और किस पर 28% जीएसटी लगाया जाएगा। इसके अलावा जो 28% जीएसटी लगाने को लेकर जो ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, हॉर्स रेसिंग के ऊपर जो सीजीएसटी एक्ट में बदलाव किया जाना था, उस पे जो नियम और कानून बनाए जाने हैं उसके ड्राफ्ट को भी यहाँ पर मंजूरी दी जाएगी। तो ये कुछ मुद्दे हैं इस बार जीएसटी काउंसिल की बैठक के, और इसमें जो मेन मुद्दा यही है कि विदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर किस तरह से नकेल कसा जाए, उनको किस तरह से उनके रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी इंडिया में किया जाए और आईटी एक्ट उन पर किस तरह से लागू किया जाए। इन सब मुद्दों पर आज यहाँ चर्चा होगी। शुक्रिया आलोक की डिटेल्स बताने के लिए। और जाने माने आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई का निधन हो गया है। आशंका है कि नितिन देसाई ने आत्महत्या की है। करजत के स्टूडियो में उनकी बॉडी मिली है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और नितिन देसाई ने अपने करियर में कई बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। संजय लीला भंसाली, आशुतोष गोवारिकर के नाम शामिल हैं। नितिन को बेहतरीन आर्ट डायरेक्शन के लिए 4 बार नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। नितिन ने लगान, देवदास, बाजीराव मस्तानी, जोधा अकबर जैसी बड़ी फिल्मों के सेट डिजाइन किए थे। नितिन देसाई के निधन पर विवेक अग्निहोत्री, हेमा मालिनी, रितेश देशमुख सहित कई अन्य फिल्मी सितारों ने दुख व्यक्त किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में तो इतना ही। लिंक खबरों पर अपडेट के लिए CNBC आवाज के साथ जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।